नमस्कार साथियों। तो भाई आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। काफी दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूं, इसलिए एक बार वेलकम करना आपका बनता है। और आज की जो ये क्लास है हमारी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत है। मैंने मैथ की क्लास वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो मैथ्स आने वाला है वो इन क्लासेस से आपका कवर होगा। आप ये देख के तैयारी ना करें कि अरे यार इस पे तो डी ट्रिपल एस बी का टैग लगा हुआ है, ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हमें तो एस्टेट की तैयारी करनी है या हमें तो सीटेट की तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैथ्स की क्लास इसलिए है कि आप जिस भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल यही होता है, यानी कि अप टू 10th लेवल का जो मैथ्स है वो आपका पूछा जाता है। एक्सेप्ट जो आप अगर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो उस लेवल से क्वेश्चंस को जो है वो पुटअप करता है। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी का 20 मार्क्स का कॉमन सेक्शन यहां से कवर होगा। एस्टेट का जो आपका कॉमन सेक्शन आता है और जो उसके बाद हमारा 30 मार्क्स का अलग आता है पीआरटी में, वो सेक्शन कवर होगा। एस्टेट टीजीटी और पीजीटी का जो 10 नंबर का कॉमन मैथ्स आता है वो भी यहां से कवर होगा। तो ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बनाई गई है। ठीक है, हालांकि नाम इसका हमने डी ट्रिपल एस बी रखा है क्योंकि जो क्वेश्चन रहेंगे वो डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं क्लास को शुरू। तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे आपने अप्लाई करना है मेथड्स को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। A sum of money at simple interest become rupees 4,000 in 2 years and rupees 5,200 in 5 years. Find the interest rate. साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 साल में 4,000 रुपए और 5 साल में 5,200 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर ये सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि साधारण ब्याज हर साल जो है वो समान रहता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है कि हमारे पास कोई पैसा था जो कि 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कितना हो गया, 5,200 रुपए। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे 5,200 रुपए हैं इसमें हमारा मूलधन और ब्याज दोनों चीजें शामिल है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें वो है इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और यही पैसा जो भी हमारा प्रिंसिपल था, यही पैसा 2 साल बाद कितना हो गया था, 4,000 रुपए। ठीक है भाई, तो मैं अगर यहाँ पे आपसे बात करूं कि ये 5 साल में 5,200 रुपए बन गए, 2 साल में 4,000 बन गए, तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर 1,200 रुपए, क्यों भाई 1,200 रुपए बढ़ रहे हैं ना, 4,000 से 5,200 में कितने बढ़ गए, 1,200 रुपए बढ़ गए। और ये 1,200 बढ़ने में टाइम पीरियड कितना लगा, तो तुम कहोगे 3 साल। भाई 3 साल में 1,200 रुपए बढ़े हैं। क्लियर। और मैंने एक बात बोली थी कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। तो मुझे बताओ, अगर 3 साल में 1,200 बढ़े तो एक साल में यानी कि पर ईयर कितने बढ़े, तो 1,200 बटे 3 यानी कि 400 रुपए। 400 रुपए हर साल जो है वो ब्याज यहां पर मिलता है। क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। यानी कि एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, वो कितना मिलता है, 400 रुपए। पहले साल 400 मिलेगा तो दूसरे साल भी 400 होगा, तीसरे साल भी 400, और जितने भी साल तक होगा तो वो 400 400 400 ही रहेगा, इसीलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मिक्स आएंगे, और ये मत सोचना कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पर दोबारा आपको मिल जाए तो बस तरीका नहीं छोड़ना, क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस इस चीज पे ध्यान रखें। तो 400 रुपए एक साल का साधारण ब्याज है, तो मुझे बताओ ये 2 साल में हमारा पैसा कितना हो गया था, 4,000 रुपए। 2 साल में हमारा पैसा कितना होता है, 4,000 रुपए। और मैंने कहा इस 4,000 रुपए में आपका प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी है, इसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों चीजें शामिल है 2 साल के पैसे में। तो तुम मुझे बताओ, अगर एक साल का ब्याज 400 रुपए है तो फिर 2 साल का ब्याज कितना होगा, 800 रुपए होगा ना, 800 होगा। तो इसमें से अगर मैं 800 रुपए निकाल दूं तो ये 3,200 रुपए क्या बच गया, ये तो प्रिंसिपल बच गया। क्या बात समझ में। ठीक है, तो हमें पता लग चुका है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो कि कितना है, 3,200 रुपए। लेकिन हमें मूलधन नहीं बताना था, हमें बतानी थी ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। ठीक है, स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100।
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो बस वैल्यू पुटअप कर दो। साधारण ब्याज कितने रुपए है भाई, 400 रुपए, इक्वल टू प्रिंसिपल कितने रुपए अभी बताया, 3200 रुपए, इंटू में रेट कितना है मालूम नहीं, ये तो यही तो पूछ रहा हमसे, दर पूछ रहा है कितनी है। टाइम कितना लिखूं, बोला जी 1 साल। बोला जी ऐसा क्यों, 1 साल क्यों, अरे भाई ये जो हमने ब्याज लिया है, इंटरेस्ट लिया है, कितने साल का है, 1 साल का है ना, तो फिर इसलिए टाइम यहाँ पे कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, बस काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब इस ऊपर से अगर इक्वल आता है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो हम 4 से काट रहे हैं, 4 अट्ठे 32, 4 से कटा 100 पे, 4 से 2 पे कटा, 4 से 25 पे कटा। ठीक है, तो रेट की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 यहां से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 25 बटे में 2, यानी कि 12.5%, यानी कि दर जो रही है वो कितनी है, 12.5%। तो कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। क्लियर है, बात आई समझ में, कोशिश मैंने की है पूरी अच्छी तरह से समझाने की। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो भाई घबराना नहीं, दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है भाई, अ फ्रूट सेलर्स हैड सम पीचेस, ही सेल्स 30% ऑफ द पीचेस एंड स्टिल हैज 112 पीचेस, बेसिकली हाउ मैनी डिड ही हैव। एक फल विक्रेता के पास कुछ आड़ू थे, वह 30% आड़ू बेच देता है और उसके पास अभी भी 112 आड़ू बचे हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने थे। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और 30% आड़ू जो है उस विक्रेता ने यहाँ पर बेच दिए। तो 30%, परसेंटेज क्या कहता है कि किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। ठीक है, तो 100 में से 30 उसने बेच दिए। 30% का मतलब होता है, 30% जब आप लिखते हैं तो सभी को पता है 30% क्या होता है, दिस इज 30/100। ठीक है, परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है, तो 100 में से 30 उसने बेच दिए। तो तुम मुझे बताओ, अगर 100 में से 30 बेच दिए तो बचे कितने, 70। तो आप 70 लिखो या 70%। ठीक है भाई, 30% बेच दिए, बचे कितने, 70%। तो 70% क्वेश्चन में 112 के बराबर है। बोल रहा है टोटल कितने थे, तो टोटल तो 100% थे। ठीक है, तो अगर 70% 112 है तो 1% बनेगा 112 बटे में 70, और 100% के लिए इंटू में कर देंगे 100। मैं एक लाइन बीच में छोड़ देता हूं, ये 70 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू 112 बटे, ये छोड़ देता हूं। ठीक है, क्लियर। और किसी को इस परसेंटेज से दिक्कत आ रही है तो फिर ऐसे लिख दिया करो, 30% आड़ू बेचे तो बचे कितने, 70। तो 70 है 112 के बराबर, तो 100 किसके बराबर, तो एक होगा 112 बटे 70, और इसके लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कटेगा ये 100, 16 पे 16 7 112 होता है, और 16 गुना 10 करेंगे तो इट बिकम्स 160। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले इंग्लिश में पढ़ लो, उसके बाद फिर हिंदी में दिखाते हैं इसको, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। हाँ जी, क्वेश्चन है कि जोनी स्मिथ एंड केटी start running around a circular field at the same time, at the same point and in the same direction. Johnny completes a round in 200 seconds, Smith in 350 seconds and Katie in 150 seconds. Find after how much time will they meet again at the same starting point. ठीक है, तो अब हिंदी में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जॉन स्मिथ और केटी एक गोलाकार मैदान के चारों ओर एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जॉनी 200 सेकंड में, स्मिथ 350 सेकंड में और केटी 150 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो कितने टाइम बाद वे फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम निकालते हैं क्या, एलसीएम। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं, एक ये एक ये एक ये, और एक ही टाइम पे इन्होंने एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। तो अब ये भाग रहे हैं, तो ये बंदा मान लो जल्दी चक्कर काटता है, ये उससे थोड़ा देर में काटता है, ये उससे थोड़ा और लेट काटता है। ठीक है, तो फिर ये कितने टाइम बाद, अब ये तो पहले पहुंच जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक साथ भागे हों तो ये दोबारा एक साथ फिर से कितने टाइम बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज दे रखी है 200, 350 और तीसरा कितना दे रखा है 200, 350 और 150, इन सब का आपने क्या ले देना है, एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब इसको आप
काट दें, ठीक है। तो मैं 50 से काट रहा हूं, 50 चौके 200, 50 सत्ते 350 और 50 दिए 150, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा बोला जी 50 से क्यों काटा, 5 से क्यों नहीं काटा? तो भाई तुम 5 से भी काट के आ सकते हो, ये तीनों वैल्यू इस बड़े नंबर से कट रही थी इसलिए मैंने सीधा उड़ा दी, ठीक है। और जब तक दो वैल्यू कटेंगी, इनमें से दो वैल्यू जब तक कटेंगी तब तक काटते रहना, ठीक है, रुकना नहीं है। लेकिन फिलहाल अब कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, तो नहीं कट रही तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 50 चौके 200, 7 या 21 गुना 200 करेंगे तो 21 दूनी 4200, तो 4200 सेकेंड मल्टीप्लाई है इन सबकी, ठीक है। तो 4200 सेकंड बाद वो फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन आंसर सेकंड में नहीं दिया हुआ, आंसर तो मिनट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, ताकि ये मिनट भी कन्वर्ट हो जाए। 0 से 0 कटा, 6 से 70 पे कटा, तो आंसर कितना बन गया 70 सेकंड। तो 70 सेकंड बाद, ओ सॉरी 70 सेकंड बोल रहा हूं, मिनट में कन्वर्ट कर दिया ना भाई, 70 मिनट बाद वो उन्हें एक स्थान पर मिलेंगे तीनों बंदे। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई। तो ये आपने करना था। क्वेश्चन आगे होगा समझ में, कहीं भी दिक्कत आए तो भाई फिर से देख लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है भाई। हाँ जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 26 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 34, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई देखो सीधा सही, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। बहुत बार यूज होता है ये मैथमेटिक्स में। ये आपको देख के यहाँ पे फीलिंग आनी चाहिए, क्यों, देखो यहाँ पे लिखा है 26 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 26 माइनस 12 और 26 प्लस 12, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था यहाँ पे, ये तो हमने लिख दिया उसको। और अपोन में क्या लिखा हुआ है देखो 6 स्क्वायर माइनस 34, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस के 34, बस ये सोल्व कर दो। तो यहां से कितना बनेगा 14, इनटू में यहां से कितना बनेगा 38, और नीचे कितना बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। 2 से काट दो 7 पे कटेगा, 7 अट्ठे 56, 7 21 और 5 26, तो 266 बनना चाहिए भाई आंसर। दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहे, इजी है, तो ध्यान से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए कैन डू अ वर्क इन 12 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 10 आवर्स, while A and C together can do it in 6 hours. How much time will B take alone to do it? A एक कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, B और C मिलकर इसको 10 घंटे में कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर इसे 6 घंटे में कर सकते हैं। तो B अकेला कितने समय में करेगा? तो अब आपको याद रखना है टाइम एंड वर्क, ये अगर टॉपिक आ जाता है तो इसके क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जिससे काम करवाना है पहले तो उसकी एफिशिएंसी निकाल लो, भाई वो कितना काम कर सकता है एक दिन में, उसकी क्षमता पता कर लो, ठीक है। ये पता लग जाए और अगर मुझे पता लग जाए कि टोटल काम क्या करवाना है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, देखो 12 घंटे ले रहा है कौन, ए, ठीक है, अकेला ए 12 घंटे ले रहे हैं, बी और सी कितने घंटे ले रहे हैं 10 घंटे, बी और सी मिलके, और तीसरा क्या बच गया, ए और सी कितने ले रहे हैं 6 घंटे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, इसका इसका और इसका क्या लेना है एलसीएम। अभी मैंने बताया था, पीछे लेके भी दिखाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट लेके दिखा देते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई 12, इसका टेबल पढ़ना शुरू कर देना, इसका पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, इसके पहाड़े में 12 आता है पर 10 के पहाड़े में 12 नहीं आता। तो इस 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक एक ऐसा नंबर ना मिले जो इन सभी के पहाड़े में आता हो, ठीक है। तो 12 दूनी 24 इसमें नहीं आता, 12 के 36 इसमें नहीं आता, 12 चौके 48 नहीं आएगा, 12 पंजे 60 इसमें आएगा। तो 12 पंजे 60, देखो 12 की टेबल में भी आ रहा है, 10 के पहाड़े में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्लियर, मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो या जो भी कुछ है मुझे एक बार बताना, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 से इसको भाग लगाने कितने पे जाएगा 5 पे, 10 से भाग लगाओ कितने पे गया 6 पे, 6 से भाग लगाओ कितने पे गया 10 पे,
ठीक है। तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा था, मैं जो बोल रहा था कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क, कुल काम, टोटल वर्क, कुल काम, ठीक है, और एक वन डे का वर्क, वन डे वर्क या दिस इज वन डे वर्क। मार्कर कई दिन हो गए, ये भी बेचारे गुस्सा हो रहे हैं, बोला इतने दिन बाद है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, इसको कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं आप। किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, दिस इज टोटल वर्क यानी कि कुल काम। ठीक है, वन डे का वर्क एक दिन का काम बोल दो या कार्य क्षमता बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, दिमाग में चीजें रट्टे नहीं मारनी, रट्टे मारोगे तो लंबे नहीं चलोगे ज्यादा। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये देखो, काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। बोला बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी से काम करवाना, तो पहले बताओ कि कितना काम करना है, तो टोटल काम कितना हुआ 60। ठीक है भाई, अब नीचे किससे डिवाइड करना है, बी का एक दिन का काम, उससे डिवाइड कर दो भाई। अब बी का एक दिन का काम कैसे आएगा, तुम मुझे बताओ। ए अकेला 5 काम कर सकता है, ये देखो लिखा वन डे वर्क या इसकी क्षमता, तो ए अकेला एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा बी और सी मिलके कितने कर सकते हैं, 6। ए और सी मिलके कितने कर सकते हैं, 10। इतनी बात आ रही है समझ में। तो तुम मुझे बताओ, यहां पे ए ने 5 किए और ए और सी ने मिलके 10 किए, तो इसका मतलब इस 10 काम में 5 तो ए के ही है। अगर ए और सी मिलके 10 काम कर रहे हैं तो 5 तो ए ने ही कर रखे थे, तो सी ने कितने करे, 5 करे। इसका मतलब सी 5 काम कर सकता है, मेरे को यहां से इतना पता लग गया। ठीक है, अब मुझे बताओ बी और सी मिलके कितने कर रहे हैं, 6। आप कह रहे हैं कि भाई सी ने तो 5 काम किए, तो सी अगर 5 काम कर रहा है तो फिर बी कितने कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, है ना, क्योंकि दोनों मिलके 6 कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। यही चाहिए था मुझे। ठीक है, तो बी को करनी है 60 काम, एक दिन में करता है 1 काम, तो कितने दिन का टाइम लेगा, 60 दिन का टाइम लेगा। ठीक है, तो 60 डेज इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आंसर दिखा देते हैं एक बार आपको, कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सारे, देखिए 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति वाला जो पोर्शन होता है आपका, उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन की, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर एंड अ सोलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। कह रहा है एक खोखले गोलार्ध में एक खोखले गोलार्ध और एक ठोस गोलार्ध, प्रत्येक की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, का कुल सतही क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे जो हमारा हेमिस्फीयर होता है वो इस तरह का होता है, दिस इज हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, नहीं दिस इज सोलिड स्फीयर यार, हेमिस्फीयर नहीं भाई, दिस इज सोलिड स्फीयर। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई ठोस गोला। ठीक है, हेमिस्फीयर तो इसका आधा होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, होलो हेमिस्फीयर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे सोलिड स्फीयर ये एक ठोस गोला है। ठोस गोले का मतलब क्या होता है, जो अंदर से खाली ना हो वो ठोस गोला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मार्बल की, कंचा जो होता है हमारा वो अंदर से भरा होता है, कांच की गोली जो होती है। या बात करूं शॉर्ट पुट की, शॉर्ट पुट क्या होता है, लोहे का गोला होता है, लोहे की गेंद होती है, तो वो भी क्या है, अंदर से भरी हुई है। तो यहाँ पे अगर इसका रेडियस है r, ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतही क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल सतही क्षेत्रफल। अब वो कौन सा होगा, देखो कुल सतही क्षेत्रफल का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में, याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है, इस मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे मैंने बात की कि ये एक ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका ये टोटल सरफेस एरिया यानी कि बाहर के एरिया जो है इसका, जहां पे आपको अगर मैं कहूं कि पेंट करने इस कंचे के ऊपर, इस मार्बल के ऊपर
पेंट करना है तो कहां पेंट होगा, यहां पेंट होगा ना, तो वो इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब मैं अगर इसको आधा काट दूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ भाई, तो यहां पे ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब मैं अगली बात क्या बता रहा था कि अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, अब कट करूंगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, कट करूंगा तो ये वाला पोर्शन नीचे से ऐसा, जैसे अमरूद को कट कर दो बीच में से, अमरूद को कट करेंगे तो नीचे ऐसे गोल दिखेगा ना सर्कल, इसलिए ऐसा दिखा है। तो अब ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अर्धगोला, ये क्या है, आधा गोला यानी कि अर्धगोला। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब मैंने बोला था कि वो पोर्शन जहां पे आप पेंट कर सको, तो तुमने कहा सर जी हम यहां पेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ पूरे पे पेंट हुआ था तो 4 पाई आर स्क्वायर था, आधे में पेंट होगा तो कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात, ठीक है। लेकिन पूरे पे पेंट करना तो ये नीचे वाला पोर्शन भी तो दिखेगा, इस पे भी तो पेंट करोगे, और मैंने क्या बोला था, अमरूद को कट करोगे ऐसे करके देखोगे तो बीच में से गोल दिखेगा, तो इसका मतलब नीचे एक सर्कल है, तो वो इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा, तो इट बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये याद रखना आपने, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ये ठोस था, ये पूरा साबुत अमरूद है, ये काट के ये इसका आधा अमरूद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई हम ले लें एक टेनिस की गेंद या प्लास्टिक की गेंद ले लें, तो अगर मैं उसको काट दूं ऐसे तो वो अंदर से खाली नहीं होगी, ठीक है, तो अंदर से खाली होगी तो फिर उसमें तो ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला पोर्शन आएगा, ये तो खाली है ना अंदर से, ठीक है। तो इस केस में जो टोटल सरफेस एरिया होगा, दिस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, यही वाला पोर्शन तो होगा जहां पर पेंट करेंगे, यही बात आ रही है समझ में, सिर्फ यही वाला पोर्शन होगा जहां पर पेंट करेंगे, एंड दिस इज होलोस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, दिस इज होलो हेमिस्फीयर, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन क्या लिखा है, खोखला गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा वो गोलार्ध होता है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा है, और एक ठोस गोलार्ध यानी कि एक ठोस वाला आधा गोल है, ठीक है, इंग्लिश में सारी बातें लिखी है, होलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। तो आपसे बोल रहे हैं इनका रेडियस आपको 13 सेंटीमीटर दे रहा है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया अब हम पहले किसका लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया अब कितना बनेगा, देखो दिस इज इक्वल टू, देखो पहले कौन सा है, खोखले वाला, तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, प्लस में कौन सा आएगा, दूसरे वाले में क्या बोला था, सॉलिड हेमिस्फीयर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन का आंसर अलग है और इस वाले पोर्शन का आंसर अलग है, तो बस जस्ट वैल्यू रखनी है, कैसे, दिस इज 2 इन 2 में, और यहाँ पे आंसर ये पॉइंट में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई 22/7 होता है, और दिस इज ऑल्सो 3.14, आप दोनों में से जो है इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं बताया तो ये करेंगे, अगर वो कहीं लिखता है तो फिर आप इसको करेंगे, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एज पर रूल मुझे करना चाहिए इसको इस्तेमाल, लेकिन जो ये आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आए हैं इस 3.14। अब आपको लगेगा सर जी ऐसे तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां क्या करेंगे, तो वहां पे आप 22/7 ही करना, ठीक है, और रेडियस आपको 13 दे रखा है, तो 13 × 13 कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों आंसर अलग दिए हुए, तो आप जस्ट इसको सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, सोल्व कर लेना, इतना तो कर लोगे ना काम, ठीक है, तो ये कर लेना, क्लियर। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट करना है, तो आप देखो थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका मैंने लिख दिया आपके सामने, दूसरे वाला भी लिख देता हूँ, 3 × 22/7 × में आर स्क्वायर यानी कि 13 × 13, दोनों का रेडियस तो सेम ही था ना, 13 ही दे रखा था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको कैलकुलेट करूं, इसलिए मैं इसको 3.14 लिख रहा हूं, इसको मैं 3.14 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा थोड़ी सी बातें। अब मैं देखूंगा यार जो आंसर आ रहे हैं उसमें लास्ट के डिजिट क्या आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट के डिजिट से आप थोड़ा सा जजमेंट यहां लगा सकते हैं, देखो कैसे, मैं सिर्फ लास्ट की मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 आएगा, ये श्योर है, ठीक है, इसके लास्ट में 2 आएगा, तो आंसर तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, इन तीनों में। इसका मतलब यार ये तो गड़बड़ हो रही है सर जी, ये तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे,
रुको एक मिनट, राइट वाला पोर्शन भी तो है, इसको भी करो। 3 तिया 9, 9 चौके 36, 6 तिये 18, इसके आंसर के लास्ट में कितना आएगा 8। अब 8 कितनों में है, इसमें है और इसमें है, ध्यान दीजिएगा इसमें और इन दोनों में है, लेकिन मैंने बोला लास्ट में इसमें 8 है इसमें 2 है, इसमें 8 है इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो 0 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं है। बच्चा कौन सा, 8 और 2 वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात आ रही है समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कि अगर मैं कह दूं कि 23 इंटू 42 करना है, तो आप 23 गुना 42 ऐसे लिख के करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना, फिर आप लिखोगे आगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 8, इस तरह से पूरी मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन आप मुझे बताओ लास्ट की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 गुना 2 लास्ट में तो 6 ही आ रहा है ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी मल्टीप्लाई ना करके मैं सिर्फ लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने कहा 3 तिया 9 आएगा, फिर 9 की 4 से 9 चौके 36 आएगा, फिर 36 का 6 ले लिया, यानी कि लास्ट वाला इकाई का अंक जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं मैंने वो ले लिया, तो इसमें 6 आएगा तो 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी दिक्कत आती है तो फिर पूरी कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आंसर फास्ट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अब ये क्वेश्चन किस लिए दिया, ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। अब ये टॉपिक जो है एस्टेट में खूब पूछा जाता है, सीटेट में खूब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, DSSS भी आपके सामने ही है ना। तो इसलिए ये समझ के पढ़ो कि ये मैथ की क्लास है, मैथ सीखना बस जैसे भी आए। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि सारा आपको बताया जाए कंसेप्ट के साथ। The average of 8 numbers is 14. When 3 new numbers are included, the average of the 11 number becomes 17. What will be the average of the 3 new numbers? 8 संख्याओं का औसत 14 है। जब 3 नई संख्याओं को शामिल किया जाता है तो 11 संख्याओं का औसत 17 हो जाता है, तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने, औसत को सीधा सा दिमाग में बिठा लो, औसत का मतलब होता है समान, यानी कि सारे बराबर है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। अगर 8 संख्याओं का औसत 14 है तो इसका मतलब पहली संख्या भी पहली संख्या भी 14 है, दूसरी संख्या भी 14 है, तीसरी 14 है, अप टू 8, आठों संख्या कितनी है 14 14 14 14। तो मुझे बताओ अगर 8 बच्चों के पास सभी के पास 14 14 रुपए हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे, तो 14 अट्ठे कर देना, यानी कि 112 रुपए उनके पास हैं। इस बात में कोई दिक्कत है, समझो चीजों को, प्रैक्टिकल समझना है आपने, रट्टे नहीं मारने। ठीक है, मैंने बोला औसत मतलब बराबर समान होना। अगर 8 संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि हर संख्या के पास 14 14 14 है, तो इनका टोटल क्या बना 14 इंटू 8 112। ठीक है, अब 3 संख्या और ऐड होगी तो 8 से संख्या कितनी होगी 11। अब कह रहे हैं इन 11 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 17। ठीक है, तो 11 संख्या सारी 17 17 17 लेके बैठी हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 187। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेना इसको। अब तुम मुझे बताओ 8 बच्चे लेके बैठे हैं 112, 11 बच्चे लेके बैठे हैं 187। अब तुम कहोगे सर जी बच्चे कहां से आ गए, क्वेश्चन में तो नंबर थे। अरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इन 8 बच्चों के पास 112 रुपए हैं, इन 11 बच्चों के पास 187 रुपए हैं, इनकी 187 में से 112 रुपए घटा देंगे तो इसका मतलब 75 रुपए ज्यादा हो गए। ये 75 रुपए कितने बच्चों के पास हैं, इन 3 बच्चों के पास। तो 3 बच्चों के पास 75 रुपए हैं, तो एक बच्चे के पास कितने हुए 25, तो यानी कि 3 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा 25 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलाना था यार, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता, लेकिन ये चीज सिखानी पड़ती है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात भाई अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो यहाँ पे जो एवरेज है 3 संख्याओं का वो 25 आ चुका है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये 3 संख्या देखो, ये 11 संख्याओं के टोटल में से मैंने 8 संख्याओं का टोटल हटा दिया, तो ये 3 संख्याओं का टोटल आ गया था, इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो ये एक नंबर मतलब एक नंबर का एवरेज आ गया, मतलब
क्या उसके पास है। 3 संख्याओं का एवरेज आ गया, सो एक नंबर का एवरेज नहीं है, 3 नंबर्स का एवरेज है। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या बताना चाह रहा था कि मुंह जुबानी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे 11 नंबर का जो एवरेज था वो कितना था, 17। इसका मतलब ये हुआ कि सारे 17 17 17 तो है ही। क्लियर है? यानी कि ये जो 3 नंबर थे, इस 11 नंबर में 3 नंबर भी आ चुके हैं ना, इनके पास 17 17 17 तो सबके पास है। ठीक है, अगर 11 नंबर का एवरेज 17 है तो इसका मतलब पहले नंबर पे भी 17 है, या मैं ऐसे कह दूं पहले बच्चे पे भी 17 है, दूसरे पे भी 17 है, तीसरे पे भी 17 है, और सभी के सभी बच्चों पे कितने हैं, 17। तो इन 17 बच्चों में 3 बच्चे नए हैं हमारे पास, 3 बच्चे हमारे पास नए हैं, तो इन 3 बच्चों के पास जो एवरेज है यानी कि 17 रुपए है। इस बात को हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि जैसे ये 3 बच्चे आए थे, ये 3 बच्चे आए थे तो एवरेज 14 से 17 हो गया था। कितना बढ़ा था, 3 बढ़ा था। तो 3 कितने नंबर्स का बढ़ा, 8 नंबर का। इसका मतलब ये 24 और फालतू लेके बैठे हैं। आप मुझे बताओ, 3 बच्चे आने से एवरेज जो है वो 14 से 17 हो गया, तो 3 3 बढ़ गया ना, यानी कि इन 3 के आने से एवरेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 14 से 17 यानी कि 3 बढ़ा है। तो ये 3 इन्होंने 8 बच्चों को दिए, तो 24 रुपए इनके पास और है। तो ये 24 रुपए इन 3 बच्चों में बांटूंगा, यानी कि 8 रुपए हर एक बच्चे के पास एक्स्ट्रा थे। तो 17 और 8 कितना हो गया, 25। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिकल सी बात है, थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी इस चीज में। ठीक है, बस सिंपल सी बात मैं कह रहा था कि एवरेज अगर 17 है तो इसका मतलब इन 3 नंबर के पास 17 तो है ही, लेकिन इनके आने से एवरेज में कितना फर्क पड़ा, 14 से 17 यानी कि 3 बढ़ी। और 3 कितने नंबर्स की बढ़ी, जो शुरुआत के 8 नंबर थे, तो 3 बड़े 8 के, तो इसका मतलब टोटल थे इनके पास 24 फालतू। तो 24 को भी 3 में डिवाइड कर दिया जाए तो 8 8 8 सभी के इसमें ऐड हो जाएंगे 17 में, तो आंसर बनेगा 25। ठीक है, तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है रिलेटेड टू एवरेज, औसत का ही क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि इफ द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज 40, then when a constant c is added to each observation, the mean becomes 44. What will be the value of c? यदि 8 अवलोकनों का माध्य 40 है, जब प्रत्येक अवलोकन में एक स्थिरांक c जोड़ा जाता है तो माध्य 44 हो जाता है, तो c की वैल्यू क्या है। देखो आप सिंपल सी बात बताता हूं, मैं कह रहा हूं 8 बच्चे हैं, सभी के पास 40 40 40 रुपए हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि सबको 4 4 रुपए और दे दो, तो तुम मुझे बताओ, सबको 4 4 दे दूंगा तो सबके पास 44 44 44 हो जाएंगे ना, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो यानी कि जो स्थिरांक हमने जोड़ा है यहाँ पे, जो कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड की है, वो कांस्टेंट वैल्यू है कितनी बेसिकली, तो आपको बता दें वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, दिस इज 4। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे, एवरेज में जब सेम वैल्यू को जोड़ा या घटाया या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो एवरेज पर भी वही फर्क पड़ता है। अगर किसी नंबर में, सॉरी मैंने एवरेज वर्ड बोल दिया यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर में मैं 10 बढ़ा दूं, किसी भी नंबर का मतलब क्या है यार, यहाँ पे मुझे ये कहना चाहिए कि जितने भी नंबर्स है अगर मैं सभी में 10 10 बढ़ा दूं तो ध्यान रखना एवरेज भी 10 से बढ़ेगा। अगर मैं सभी नंबर्स में से 5 5 माइनस कर दूं तो याद रखना एवरेज भी 5 से माइनस हो जाएगा। मैं सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सभी नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अगर 8 नंबर्स का एवरेज 40 है और हर एक में सी जोड़ दिया तो एवरेज 44 हो गया। तो मुझे बताओ 40 से 44 यानी कि हर एक 4 4 बढ़ गया ना, तो यानी कि सी की वैल्यू 4 हुई, तभी तो 4 4 बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर पे। A farmer traveled 56 kilometer distance covered in 8 hours. He partially covered 6 kilometer, then partially on foot at a speed of 12 kilometer per hour and partially on a bicycle at a speed of 12 kilometer per hour. What is the distance covered on foot? यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। हिंदी में एक बार पढ़ते हैं कि एक किसान ने 56 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय किया,
उन्होंने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर यात्रा की, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये आपसे वो पूछना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि किसान 56 किलोमीटर चला गया 8 घंटे के अंदर, थोड़ा सा डिस्टेंस पैदल कवर किया और थोड़ा सा उसने जो है साइकिल से कवर किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पैदल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना था। तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, पर एक बार मैं कंसेप्ट आपको सिखा दूं कि कंसेप्ट है क्या। कंसेप्ट ये है कि टोटल डिस्टेंस था 56 किलोमीटर, इसमें से कुछ दूरी तय की गई है पैदल और कुछ दूरी तय की गई है साइकिल से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं कि यहां टोटल इसमें से 56 में से x किलोमीटर उसने पैदल तय किया है, तो बाकी कितना बच गया? 56 माइनस एक्स। ये किससे तय किया उसने? साइकिल से। ये बात समझ में? ये डिटेल कंसेप्ट है इसका, ठीक है, बेसिक मैं बता रहा हूं इसका। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, कि टोटल 56 किलोमीटर था, कुछ दूरी मुझे नहीं पता वो कितनी दूरी है, तो मैंने उसको x ले लिया। तो अगर x किलोमीटर वो पैदल गया है, तो बाकी कितना बच गया? 56 माइनस एक्स बच गया, वो गया है किससे? साइकिल से। ठीक है, अब यहां पे टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटे। ठीक है, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल, ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू समय। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, ये x किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी थी? 6 की। नीचे स्पीड कितनी है? 6 की। प्लस में ये 56 माइनस एक्स दूरी तय कर रहा है, स्पीड कितनी है? 12 की। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, 6 किलोमीटर की गति से तो पैदल चल रहा है और 12 की गति से साइकिल पे चल रहा है। ठीक है, तो दूरी बटे में चाल, ये मैंने लिख दिया है। और ये जो है टोटल किसके बराबर है? 8 घंटे के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये है डिटेल कंसेप्ट, और यहीं से चलेगा ऑप्शन से क्वेश्चन। तो जिस बच्चे को ये आता है वो ऑप्शन से भी कर सकता है। ठीक है, अब सोल्व कैसे करना है? एलसीएम दे दो, कितना आएगा? 12। 12 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। ठीक है, तो 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, तो 2x आएगा। प्लस में 12 से काटूंगा, 1 पे कटेगा, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 माइनस एक्स आएगा, इक्वल टू 8। ठीक है, अब 2x में से 1 x गया, x बच गया, ये 12 इधर चला जाएगा, 12 अट्ठे 96। 1 मिनट, 2x में से x गया, x लिख दिया मैंने, और प्लस के 56 भी लिख देते हैं, इक्वल टू ये 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। यहां तक बात समझ में? ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, और ये 56 एज इट इज, 2x में से 1 x गया x। अब ये 56 उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना हो जाएगा? 40। यानी कि उसने पूछा था पैदल की गई दूरी, और पैदल की वाली तो दूरी x मान रखी थी, तो आंसर कितना बन गया? 40। तो आंसर आ चुका है भाई हमारे पास। आंसर देखो 40 दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, दिख रहा है ऑप्शन 2 में? आया समझ में? पता लगा क्वेश्चन क्या था? अब ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप चलाना चाहे बाय ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप देखो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में कहता है कि पैदल वाली दूरी, यहाँ पे आप पैदल की दूरी लिख रहे हैं एक साइड, मतलब आपने समझ नहीं है कि भाई हाँ यहाँ हम पैदल ले रहे हैं और यहाँ हम साइकिल ले रहे हैं। तो मुझे बताओ पैदल दूरी कितनी? ऑप्शन से उठा लेते हैं, मान लो 44 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो 44 किलोमीटर उसने पैदल तय किया है, तो मुझे बताओ टोटल दूरी तो 56 किलोमीटर थी, तो 56 में से 44 अगर पैदल तय कर लिया, तो फिर साइकिल से कितना तय किया? तो तुम कहोगे 12। ठीक है भाई, क्लियर? यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 6 की। यहाँ स्पीड कितनी थी? 12 की। और इन दोनों को ऐड करके 8 घंटे आना चाहिए, तो 12 से 12 कटा 1, और इससे मैं काटूंगा तो 7 पे कटेगा ही नहीं, क्योंकि 7 और 1 8 बनने वाला, तो इसका मतलब ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, पूरा भेजा चलाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से चलाने से काम आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, अगर ये 40 है तो मुझे बताओ ये 16 बचेगी। ये 40 किलोमीटर पैदल, तो साइकिल से 16 किलोमीटर हो गया, टोटल 56 किलोमीटर। यहाँ स्पीड 6 की थी, यहाँ स्पीड 12 की थी, काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 2 तिया 6, 2 20। ठीक है, इधर कितना बच गया? 20/3। इधर कितना बच गया? 4/3। अब इसको सोल्व करूंगा तो बेस सेम है, तो एलसीएम की जरूरत नहीं होती। 20 और 4 24 बटे में 3 कितना आ गया? 8 घंटे, और 8 ही घंटे लगे थे, फिर ये आंसर है। ठीक है, ये कौन कर सकता है? जिसको ये आता होगा। ये कंसेप्ट है, ये करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर इनसे निकलता है भाई, पूरे कंसेप्ट चलाओगे फिर तो तुम लगे रहोगे इसमें। बात आई समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेम बेस होने से एलसीएम की जरूरत नहीं थी, तो 20 + 4 24 बन गया, और बटे में 3 किया तो इट बिकम्स 8। ठीक है, क्लियर? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लो भाई,
हाँ जी, द वैल्यू ऑफ अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी depreciates at the rate of 10% every year. If its value at the end of second 2 years is rupees 9720, find its purchase price. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक रोटी बनाने वाली कंपनी का मूल्य हर साल 10% की दर से घटता है। यदि 2 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 9720 रुपए है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक ही टाइप से मैं दोनों समझा दूंगा। आपसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदने का रेट क्या है। हमें नहीं पता क्या रेट है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। भाई इसका खरीदने का रेट एक्स है, ये रेट हर साल 10% घट रहा है, तो 10% का मतलब 100 पे 10 घट गया तो कितना रह गया, 90%। तो इस वैल्यू का 90% आप निकाल दें और फिर से 90% निकाल दें। ये मैंने 2 बार 90% क्यों निकाला, आप मुझे बताइए कि 2 साल के अंत में मूल्य दिया हुआ है, तो 2 साल तक 10% घट रहे, तो आपने इस तरीके से ये माइनस कर देना है। और 2 बार घटने के बाद अब ये कितना हो गया, 9720। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा दो तरीके से पूछेगा, या तो ये देके इसको पूछेगा कि भाई 2 साल पहले कितना था, या आज का रेट दे देगा, बोलेगा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। यानी कि ये देके आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे इसमें ये देके ये पूछा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, तरीका नहीं बदलना। हाँ ध्यान रखना है, अगर 10% की दर से घटा तो यहां 100 में से 10 घटा के यानी कि 90% लिखेंगे, और अगर बोलता 10% बढ़ा तो 100 में 10 ऐड करके 110% यानी कि 110/100 लिखेंगे। तो ठीक है, ध्यान रखना है, बढ़ने पर 100 में ऐड होगा, घटने पर 100 में से माइनस होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो 0 से ये 2 0 कट गए, अब बराबर आ गए तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 0 9 8 72 0, फिर से 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 0, 120 पे कट गया। तो x की वैल्यू अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 गुना 100, दिस इज 12,000, 12,000। ये इसका आंसर आ गया और आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो आज बस यहीं तक कराऊंगा, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।